जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष के करंट अफेयर्स सेशन में। आइए बात करते हैं 26 जून 2025 के उन इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे। शुरू करते हैं आज के सुबह के एक महत्वपूर्ण कोट के साथ में कि डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। आप अपॉर्चुनिटी की राह में मत बैठिए, इंतजार मत कीजिए, आप अपने लिए मौके जो है उनको तलाश कीजिए, उन मौकों को बुनाइए और सफलता की ऊंचाई तक जा पहुंचे। अगर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा की जाए तो पहला जो न्यूज जो इंपॉर्टेंटली है, जो कल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से निकल कर आई, वो आई मध्य प्रदेश में जो ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर। ओबीसी रिजर्वेशन का जो मुद्दा मध्य प्रदेश में वो वर्ष 2019 से चल रहा है, जब बीच में लगभग 18 महीने के लिए कमलनाथ या कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिन्होंने ओबीसी वर्ग को जो 14% रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 27% कर दिया था। तब से लेके आज 2025 तक जितनी भी वैकेंसीज मध्य प्रदेश में निकली है, उनमें एक नए फॉर्मूला जिसमें 87% और 13% का एक रेशो के साथ में 13% जो जनरल और ओबीसी के पद है उनको होल्ड करके रखा गया था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक जजमेंट देकर इस कानून की वैधता को प्रूव कर दिया था, परंतु उसके बाद भी अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर से इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि जब कानून पर रोक नहीं है तो ओबीसी को 27% आरक्षण अभी तक क्यों नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की वर्तमान में जो एक केस है, इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटवेश्वर सिंह जो है, इन्होंने एक अवकाशकालीन जो खंडपीठ है उस आधार पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई तक का समय दिया। 4 जुलाई को वो पुनः इस मामले पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में अगर इस पूरे केस के बारे में बात की जाए तो ये केस 2019 का है, जब 14 अगस्त को विधानसभा में कानून बनाकर क्या किया गया था, 27% रिजर्वेशन जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। उसके बाद में जितनी भी पेटिशंस उसके विरोध में सुप्रीम हाई कोर्ट में लगाई गई, उसके बाद मध्य प्रदेश के अभियंताओं ने मिलकर एक नया फॉर्मूला 2022 में शुरू किया, जिसमें 87:13 कहा जाता है। 13% पद को होल्ड रखा गया, परंतु 21 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध पाया था, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। इस आधार पर उसी दिन से मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए जो भी पद होल्ड किए गए थे उनको वापस से रोल आउट करने की जो दिशा में कदम वो उठाने जाने चाहिए थे, पर मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च के बाद में अभी तक टिल द जून ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। 4 जुलाई को फिर बैठक होना है, तब तक देखते हैं इस मुद्दे से क्या निकल कर आता है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगले मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं। अगला मुद्दा है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंट्री लॉन्च द मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS कैरिंग शुभांशु शुक्ला। वर्तमान में जो एयरफोर्स के अफसर हैं शुभांशु मिश्रा, वो काफी न्यूज में क्योंकि वो एक स्पेस प्रोग्राम पे गए थे। इससे पहले मिस्टर राकेश शर्मा के बाद में अगर दूसरे कोई व्यक्ति है जो भारत की तरफ से स्पेस में जाने वाले, उनका नाम है, जो भारत एज अ इंडियन फ्लैग के अधीन जाने वाले, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। इससे पहले जो भी गए, कल्पना चावला गए या ये जो इन लोगों का ये यूनियन फ्लैग या फिर बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के अधीन गए थे, नासा के सहयोग से गए थे। अब की बार भारत का इस रोल में पूरा एक इंटरवेंशन है। तो इसका सही जवाब अगर बात किया जाए किस स्टेट ने इसे लॉन्च किया, तो ये यूनाइटेड स्टेट द्वारा इस मिशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया। इस मिशन की अगर जानकारी को देखा जाए तो इस मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 4 AX4, जो एक प्राइवेट स्पेसलाइट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पर जाएगा, जिसको लीड कर रहा है एक्सियोम स्पेस, जिसमें पार्टनरशिप है स्पेसएक्स और नासा की। अब इस स्पेस में कौन सा जो जेट है वो यूज किया जा रहा है, तो इसमें फाल्कन 9 ब्लॉक 5 जो रॉकेट है उसे यूज किया जा रहा है, जिससे इस क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। भारत अकेला नहीं, भारत के अलावा और भी मींस टोटल 4 लोगों का जो क्रू मेंबर है, ये लोग अलग अलग देशों से कहां गए हैं, इस मिशन के ऊपर गए। अगर क्रू के बारे में बात की जाए तो इसमें कमांडर पैगी वटसन है जो एक्सिम एम्प्लॉय है और फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट के रूप में जानी जाती है। पायलट शुभांशु शुक्ला है जो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मींस इसरो के साथ और भारत की तरफ से। मिशन स्पेशलिस्ट स्टोजो जुनस्की है, ठीक है, जो यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है वहां के हैं, जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं।
और टाइबर कापू जो प्रेजेंट कर रहे हैं हंगेरियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हंगरी को। इस तरह से अलग अलग देशों का मिक्स ये मिशन है। कई सारे क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन, इस मिशन का नाम क्या है? तो एक्सिम मिशन 4। कौन कौन सी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के क्रू इसमें गया है 4, तो वो एक क्वेश्चन बनता है। कहां पर भेजा जाएगा और किस देश ने इस मिशन को लॉन्च किया? ये मिशन ऐसे तो 4 जून को जाने वाला था, पर टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण हमेशा डिले होता गया। जो इंडिविजुअल है मिस्टर शुभांशु शुक्ला, वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हमने पिछले कई एग्जामिनेशन से देखी। ठीक, अगले अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन कहता है, whereas the union cabinet approved the establishment of international potato center साउथ एशियन रीजनल सेंटर। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स, CIPs। ठीक, इसका एक रीजनल साउथ एशियन रीजनल सेंटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो वर्तमान में कैबिनेट ने इसे सिंघा आगरा जो उत्तर प्रदेश है वहां पर स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी है। आइए इस खबर को एनालिसिस करते हैं। यूनियन कैबिनेट जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है उसके इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIPs का साउथ एशियन रीजनल सेंटर जो है वो सिगना आगरा के पास में जो स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थापित करने पर मंजूरी दे दी गई। मेजर ऑब्जेक्टिव इस इन्वेस्टमेंट का जो है वो इंक्रीज फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फार्मर इनकम एंड जॉब क्रिएशन बाय इंप्रूविंग पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन। आलू और जो स्वीट आलू, मीठे आलू होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उसमें नए जॉब क्रिएशन के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी विस्तार, उसके मैनेजमेंट, उसका जो स्टोरेज होता है उसके लिए, उस मिशन के आधार पर क्या किया गया, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया गया। वर्तमान में अगर पोटैटो के प्रोडक्शन में बात की जाए तो इंडिया जो है वो 2nd पोजीशन होल्ड करता है ग्लोबल पोटैटो प्रोडक्शन में, और चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस तरह के सवाल भी हमने कई एग्जामिनेशन में देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में जो महत्वपूर्ण रहा, एंड दैट इज अबाउट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाटो की एक डिफेंस फोरम की मीटिंग चल रही है, वहां गए हुए हैं जो हॉज नीदरलैंड में चल रही है। वहीं से निकलकर ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। वर्तमान में हमने देखा है कि हम पिछली क्लास में SCO के बारे में बात की थी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। अब ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा आता है ये आता है नाटो से लेकर। इसके अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात की जाए तो वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में सिचुएटेड है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसको एनालिसिस किया जाए नाटो के बारे में, तो नाटो जो है वो अभी वर्तमान में इसका सिक्योरिटी जो डिफेंस इंडस्ट्री फोरम जो है उसका थीम है टाइम टू यूनाइट, इनोवेट एंड डिलीवर इन द हॉज। ठीक है, मेस हॉज आपका जो नीदरलैंड में सिचुएटेड एक शहर है, वहीं पर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक मीटिंग चल रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी गए, जहां उन्होंने रशिया यूक्रेन को लेकर, वहीं पे इजराइल और ईरान को लेकर कई सारे अपने ओपिनियन कमेंट जो है वो कमेंट डिलीवर किए। नाटो के बारे में बात की जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर अगर बात किया जाए तो इसका ब्रुसेल्स में है, और इसके वर्तमान के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम जेन स्टोलबर्ग है। नाटो का टोटल 29 मेंबर्स इसके अधीन है, जिसमें सबसे बड़ा मेंबर US, कनाडा, नीदरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, लग्जमबर्ग। तो ये वो एरिया आपका यूरोप का बड़ा हिस्सा जो है ये, साथ ही साथ आपका US एंड कनाडा, ये नाटो के मेंबर है। इन सब का ऑब्जेक्टिव रशिया के बढ़ते प्रभाव जो है उसको रोकना है, और उसी के लिए लगातार वो इस मिशन में जुड़े हुए हैं। रशिया का इमीडिएट पड़ोसी यूक्रेन जो है वो अभी तक फुल टाइम मेंबर किसका नहीं है, नाटो का नहीं है, और उसको मेंबर बनाने को लेकर ही ये पूरा के पूरा युद्ध जो है रशिया यूक्रेन में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये नाटो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इस तरह के सवाल अभी की बार हमने UPSC में भी देखा था कि उन्होंने नाटो से संबंधित एक सवाल जो है वो पूछा था। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015? ये वर्तमान में न्यूज में है। न्यूज में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 48th प्रगति मीटिंग जो है उसको चेयर किया है।
इस कारण से इस मीटिंग में उन्होंने अलग अलग जितने भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चल रहे हैं उन सबको एक आय दिया या उन सब पर विजिलेंस जो है वो स्टैब्लिश किया, उन सबकी जानकारी ली कहाँ किसमें प्रोग्रेस चल रहा है। और इसी चीज को लेकर उन्होंने क्या किया था, इस प्रगति मिशन की शुरुआत की थी। तो सवाल बनता है कि प्रगति मिशन का जो शुरुआत है वो क्यों किया गया, तो जवाब दे। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना, सरकारी परियोजना की निगरानी करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि उत्पादकता में बढ़ाना और तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए प्रगति की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मॉनिटर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सार्वजनिक शिकायतों का समाधान और सरकारी परियोजना की निगरानी करना। ये इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना देरी के आगे बढ़ते, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका अगले पार्ट से, विच इज द कॉमन सिम्टम ऑफ हेमोफीलिया ए ऑब्जर्व्ड इन अफेक्टेड इंडिविजुअल। हीमोफीलिया ए से प्रभावित व्यक्तियों में देखने जाने वाला एक सामान्य लक्षण क्या है? अगर इसके बारे में आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये एक बीमारी है जिस बीमारी में अलग अलग जो इंजरी होती है अगर किसी व्यक्ति को, तो वहां से खून का बहाव रुकता नहीं। जनरल एक पॉइंट होता है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके ऊपर थक्का जम जाता है, ब्लड रुक जाता है, पर प्रोलॉन्ग्ड एक बहाव अगर खून का निकलता रहे तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया ए के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये न्यूज में है। अगर ये बात की जाए तो एक हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है, जब आपका ब्लड है वो खुद से क्या नहीं करता, क्लॉट नहीं बनाता। ठीक है, विद द ब्लड अ सीरियस रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लड। ठीक है, जिस कारण से इट इन्वॉल्व्स एज मेनी एज 20 डिफरेंट प्रोटीन कॉल्ड कोगुलेशन। ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए क्या करते हैं, महत्वपूर्ण है। ये काफी महत्वपूर्ण एक सवाल आपके लिए बनता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और हेल्थ से जुड़ा है। कई अलग अलग एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल हमने देखे हैं। तो हीमोफीलिया ए के बारे में अगर आपको और जानना है तो कल 5 की स्पेशल वीडियो इस पर बनाने वाला है जिसमें हम बीमारी को कवर करेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर है वो आंसर बनता है आपका बी, द ब्लीडिंग आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर द इंजरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग्स ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर। जो ट्रेनर है जो दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग देने का काम किस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया गया? प्रतिभागिता में उन्नत तकनीकी कौशल विकसित करना, टू डेवलप एडवांस इन टेक्निकल स्किल इन पार्टिसिपेंट्स, टू इक्विप ट्रेनर विद द स्किल्स टू इफेक्टिव ट्रेन अदर्स, टू प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेनिंग टू द बेनिफिशियरीज, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज, प्रशिक्षण पद्धति पर अनुसंधान करना। सो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो वो है टू इक्विपाई द ट्रेनर्स विद द स्किल ऑफ इफेक्टिवली ट्रेन अदर्स। दीज आर द थिंग्स जो कल के न्यूज से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर ऐसे निकाला जाए तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें निकल कर आती है जिन्हें हम करंट अफेयर के नाम से तगमा देकर आपको परोस सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम क्वालिटी पर फोकस करें न कि क्वांटिटी पर। आपका समय बड़ा कीमती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम अनवांटेड जो करंट अफेयर्स है उनको फोकस करके उसको वेस्ट करें। सो ये वो करंट अफेयर है जो आज के लिए महत्वपूर्ण है। कल एक सवाल जाते जाते आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? जो सेबी है उसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। इनसे पहले थी मधाबी पुरी बुच जो अडानी मामले में न्यूज में आई थी, जो जिस कारण से काफी कंट्रोवर्सीज जो है वो भारत में हुई थी। इस कारण से सेबी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्तमान में इनके चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे। सेबी का काम क्या है इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सेबी भारत में किस रूप में काम करती है। चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर टुडे। क्वेश्चन है Which ISRO mission launched on January 29, 2025? ठीक है, जो 29 जनवरी को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, which is the 100th successful launch from Sriharikota carrying NVS-02 navigator satellite? कौन सा इसरो मिशन जो 29 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा से, जो 100वां सफल चिन्हित किया गया जिससे NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट शामिल था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा स्पेस जो है क्राफ्ट के साथ में उसको लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। करंट अफेयर सेशन से जुड़े अगर आपके कोई सुझाव है उन्हें भी कमेंट में दीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।